चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के आंकिक प्रश्नों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि जो है वो चोटी पर कब सुनाई देगी। यहाँ पर हमें ग्रेविटेशन जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ध्वनि की चाल भी दी हुई है हमें 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर कोई मीनार की चोटी है जिससे कि कोई पत्थर तालाब में डाला गया, यहाँ कोई पौंड है और पूछ रहे हैं कि ध्वनि को वापस आने में कितना समय लगा। तो ध्वनि को वापस आने में कितना समय लगेगा, जबकि पत्थर ऊपर से फेंका गया तब से। तो पहले पत्थर को नीचे जाने में लगा समय, उसके बाद ध्वनि को वापस आने में लगा समय, तो टोटल समय ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है पत्थर का तालाब में जाने का समय, पत्थर नीचे कितने समय में पहुँचा। उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे गति की दूसरी इक्वेशन S = UT + ½ GT²। उसके लिए हमारे पास g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t जो है वो हमें फाइंड आउट ही करना है, और दूरी हमें दी हुई है मीनार की ऊंचाई, क्योंकि पत्थर मीनार की चोटी से फेंका गया तो उसने जो डिस्टेंस कवर की वो है मीनार की ऊंचाई। तो दूरी की प्लेस पर हम रखेंगे 500 मीटर, ठीक है। और जो पत्थर है उसको जब फेंका गया तो प्रारंभिक वेग, तो क्योंकि विराम में था तो प्रारंभिक वेग उसका 0 है। तो यहाँ पर u की इस प्लेस पर हमने 0 रखा तो ut 0 हो गया, हाफ g की प्लेस पर 10 t² और s की जगह पर हमने 500 मीटर रखा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सोल्व करा है, कैलकुलेट करा। तो यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद 5 मिला और 5 या मल्टीप्लिकेशन में इधर के डिवीजन में हुआ तो t² = 500/5 यानी कि 100, और t की वैल्यू t² है 100 तो t की वैल्यू होगी √10 × 10, क्योंकि स्क्वायर में है तो दूसरी तरफ जाकर के बन जाएगा स्क्वायर रूट 10 × 10, तो 10 आया स्क्वायर रूट से बाहर, तो t की वैल्यू होगी 10 सेकेंड। यानी कि पत्थर को मीनार की चोटी से तालाब तक पहुंचने में लगा समय जो है वो है 10 सेकेंड। अब बात आती है कि जब ध्वनि है वो मीनार की चोटी तक वापस कब पहुंची, कितने समय में पहुंची, तो उसको भी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ध्वनि की बात चल रही है तो ध्वनि के द्वारा तय की गई दूरी और ध्वनि की जो चाल है, जिस चाल से ध्वनि चलती है वायु में, वो हमें पता होना चाहिए। तो दूरी हमें पता है और चाल भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपली दूरी बटे चाल समय का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हमें समय फाइंड आउट करना है। तो एक समय हम निकाल चुके हैं जब पत्थर नीचे आया। अब हमें ध्वनि के ऊपर जाने का समय, उसको हमने t2 कंसीडर कर लिया, इसको हमने t1 माना था, और बाद में दोनों समय को ऐड कर देंगे तो टोटल जो समय इन्होंने पूछा है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम t2 निकाल रहे हैं दूरी अपॉन चाल के सिंपल वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर दूरी है 500 मीटर, चाल है 340 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमें समय मिला 1.47 सेकेंड, ठीक है। अब टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा 10 जो कि पत्थर के नीचे आने में लगा समय था, प्लस ऐड करेंगे 1.47 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमें समय मिला यहाँ पर 11.47 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी और क्या ये श्रव्य तरंगें होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाल दी हुई है वो रखेंगे। चाल 339 मीटर पर सेकेंड दी हुई है तो हमने यहाँ पर चाल रखी। उसके बाद जो तरंग दैर्ध्य है वो हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जबकि हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। किसको, 1.5 को। तो जब 1.5 को 100 से डिवाइड करा तो हमें मिली वैल्यू 0.015 मीटर। अब हमें निकालनी है आवृत्ति कि ये जो तरंगें हैं वो श्रव्य होंगी या नहीं। तो इसके लिए हमें आवृत्ति पता होनी चाहिए। अगर वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आती हैं तो कौन सी तरंगें होती हैं, श्रव्य नहीं होंगी, वो पराश्रव्य तरंगें होंगी। तो वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ v = n लैम्डा सिंपल फॉर्मूला लगाया। उसके बाद यहाँ पर v और लैम्डा की वैल्यूज़ रखी, n की वैल्यू यानी कि आवृत्ति की वैल्यू यहाँ से निकली। आवृत्ति की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमें मिली 22,600 हर्ट्ज, ठीक है। तो 22,600 क्योंकि 20,000 से ज़्यादा है तो इसीलिए जो तरंगें होंगी वो पराश्रव्य तरंगें होंगी।